नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत यानी कि ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। आज हम इसको चैप्टर को पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फुल एनसीईआरटी की वीडियोस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 अपवाह तंत्र। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। कौन सा? अपवाह तंत्र। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे अपवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। कभी कभी 1 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है ये। तो चलिए देखते हैं। और ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि के 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों के बीच एक दूसरे को अलग करता है। इस प्रकार उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। आप देख सकते हैं जल विभाजक जो है इस तरह से ये जल विभाजन हुआ है। ये इस तरफ देख सकते हैं, ये जल विभाजक का ये फिगर है। चलिए भारत में हम बात करेंगे भारत में अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर नदियों को 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका आता है हिमालय की नदियाँ, दूसरा आपका आता है प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और हिमालय की 2 मुख्य नदियाँ सिंधु और ब्रह्मपुत्र का पर्वत श्रृंखला के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते तय करती हैं और अपने मार्ग में तीव्र प्रवर्धन करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये गार्ज का रूप है। जब नदी तीव्र गति से पहाड़ों से होकर निकलती है तो बीच में एक गार्ज बनाते हुए निकल जाती है। जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको हम कैनियन के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं ये है नदी का उद्गम स्थल यानी कि यहाँ से नदी निकलती है। ये इसका ऊपरी भाग है और आते आते ये आपका मध्य भाग है। जब नदी एस के आकार का या हम कहें कि सांप के आकार का, ये आप देख रहे हैं ये एस के आकार का जब आकृति लेती है तो हम इसको विसर्प के नाम से जानते हैं। जब भी कोई नदी एस की आकृति ले लेती है तो हम उसे विसर्प के नाम से जानते हैं। और जब कोई नदी यू आकार की आकृति लेती है यानी कि अपने मूल स्थान से हट जाती है और यू आकार की आकृति देती है तो उसको हम बोलते हैं गोखुर झील के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं ये इसका निचला हिस्सा है। और जब भी नदी गिरने से पहले अब गिरती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कई प्रकार के निर्माण होते हैं। जैसे कह सकते हैं पक्षी के आकार का डेल्टा, पंछी के आकार का डेल्टा, है ना, धनुष के आकार का डेल्टा। तो कई प्रकार के डेल्टा का निर्माण नदी गिरती है और इसकी अलग भिन्न भिन्न अवस्थाएँ यहाँ आपको देखने को मिली। अपने साथ ये जो नदियां हैं अपने साथ में भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करते हैं, लेके आती हैं। और मध्य निचले भागों में नदियां विसर्प गोखुर झील अपने बाढ़ वाले मैदानों बहुत सी अन्य निक्षिप्त आकृतियों का निर्माण कर देती है। जैसे कि आपने देखा अभी विसर्प गोखुर झील है, डेल्टा का निर्माण। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जो नदियाँ प्रायद्वीपीय होती है वो मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है। और जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो 12मासी होती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। नदियाँ हमारे 2 प्रकार की हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय की नदियाँ। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। वो कौन सी नदियाँ हैं आप बता सकते हैं तो आप बता कर बताइए। और कुछ नदियाँ जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हिमालय की नदियों की। कौन सी नदियों की? हिमालय की नदियों की। पार्ट 1 से हो सकता है उतना पार्ट 1 में करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 में इसको देखेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की। ये एक हिमालय नदी है। सिंधु नदी का उद्गम
मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में हुआ है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती इस भाग में एक बहुत ही बड़ा सुंदर दर्शनीय गाछ का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, जैसे जास्कर, नबूरा, श्योक तथा खुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है और सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में एक मिठानकोट जगह है, वहाँ आकर के सिंधु में आकर मिल जाती है। इसके बाद ये नदी दक्षिण तरफ बहती है और अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 29 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गंगा नदी की बात करेंगे। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है और अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में से मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। कहाँ? हरिद्वार के पास। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, यमुना है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, यमुना नदी है के हिमोत्तरी हिमालय से निकलती है, गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, नेपाल हिमालय से निकलती हैं और इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियां चंबल है, बेतवा है, सोन है, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निकलती हैं। इनकी लंबाई कम और इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। बाएं तथा दाएं किनारे सहायक नदियों के जल से भरपूर होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण तरफ बहती है और डेल्टा के मैदान होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल खाड़ी प्रवेश करती है और एवं ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? मेघना के नाम से। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह ब्रत नदी बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आप थोड़ा बैक जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। क्वेश्चन आता है कि गंगा का संगम कहाँ होता है, तो ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती तब जाकर के गंगा का निर्माण हो जाता है। इससे पहले हम देखेंगे ये जो मानचित्र है, ये है हिमालय, तो ये हिमालय की नदियाँ हैं। और अब नीचे हम देखेंगे जाकर के, तो ये जो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं। तो इसमें बहुत सारा आप देख सकते हैं नदियाँ, यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है ना, कावेरी है, नर्मदा है, तापी, प्रायद्वीपीय नदियाँ। और ये जो नदियाँ देख रहे हैं आप, ये हिमालय, यमुना है, गंगा है, ये आप देख सकते हैं। ये सिंधु नदियाँ से निकलते हुए इधर से जा रही है। इसमें 5 नदियाँ आकर के यहाँ मिल जाती हैं। तो ये नदियाँ जो हैं हिमालय की नदियाँ। आगे हम बात करते हैं, गंगा की लंबाई जो है वो लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक है। गंगा के पथ तंत्र को पहचान सकते हैं। अम्बाला नगर सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरबन तक की मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु उसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। इसमें बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु सतलज की सरहदों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है।
यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा वरवा शिखर 7,757 मीटर के पास से पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, कैनुला दूसरी सहायक नदियाँ इससे आकर के असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ होता है पवित्र। तिब्बत एक शीत और एक शुष्क क्षेत्र है। यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में होकर गुजरती है। यह नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत सी नदी द्वीपों का निर्माण करती है। और एक सबसे छोटा द्वीप जो है इसी नदी ब्रह्मपुत्र आसाम में स्थित, इसको माजुली के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम, बांग्लादेश में बहुत से अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेप की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा को मार्ग परिवर्तन करने लगती है। अब कुछ इंपोर्टेंट प्रायद्वीप नदियाँ के बारे में जान लेते हैं 2 मिनट में। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो पश्चिमी घाट तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पूर्व की ओर बहती हैं। बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली नदियाँ अनेक छोटी धाराएँ हैं जैसे कि नर्मदा और तापी, 2 बड़ी नदियाँ। क्वेश्चन आता है कि पश्चिम की तरफ बहने वाली 2 बड़ी नदियों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे नर्मदा और तापी, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्चुरी। प्रायद्वीप की नदियों के अपवाद रोड़ियाँ आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से हुआ है। यह पश्चिम की ओर से भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों से नदी गहरे गार्ज से बहती है, जहाँ तीव्र ढाल गिरती है, जहाँ उसे एक धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती हैं। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो अब ये तापी द्रोणी के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। अभी तक हम केवल नर्मदा की बात करें, नर्मदा तक देखते हैं और सेकंड पार्ट में देखेंगे तापी द्रोणी के बारे में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।